नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में आर ओ के लिए पीसीएस मंत्रा का टेस्ट सीरीज नंबर 17 है और ये जीएस का पहला टेस्ट सीरीज मैं अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले हिंदी के सारे टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुके हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यपाषाण कालीन स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो वैसे तो ये सारे स्थल मध्यपाषाण कालीन स्थल ही हैं, मुरहाना पहाड़, वीरभानपुर, चौपानी मांडो और सुंदरगढ़। लेकिन इसमें चौपानी मांडो जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है और मुरहाना पहाड़ जो है ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है। जबकि वीरभानपुर के बारे में बात करें तो वेस्ट बंगाल में, सुंदरगढ़ उड़ीसा में आता है। यही तो पूछ रहा है कि कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो वीरभानपुर और सुंदरगढ़, यानी कि विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट, ऋग्वेद में वर्णित शब्द हरिपुरिया की पहचान निम्नलिखित में से किससे की गई है। तो हरिपुरिया की पहचान हड़प्पा सभ्यता से की गई है, इसलिए इसका आंसर विकल्प बी हो गया। और ऋग्वेद के बारे में जब बात कर रहे हैं तो 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद ही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन किस संस्था के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। तो ईशान समिति को कहते थे। इसका कार्य क्या होता था? समिति का कार्य होता था राजा का चुनाव करना और इसी समिति को ईशान कहते थे, मतलब इसके अध्यक्ष को ईशान कहते थे। सभा के बारे में अगर बात करें तो सभा का अध्यक्ष सभ्य कहलाता था। जबकि विदत के बारे में बात किया जाए तो धार्मिक और असैनिक कार्यों से संबंधित संस्था होती थी विदत, और आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था भी थी विदत, जैसा कि रामशरण शर्मा ने अपने किताब प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास में कहा है। अच्छा, कुछ रिवीजन भी बात कर लेते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद एक ग्रंथ है जिसमें हरिपुरिया शब्द की पहचान किस सभ्यता से की गई है? हड़प्पा सभ्यता से। अभी तो देखा था हमने, तो एक तरीके से शॉर्ट रिवीजन ये हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित नहीं है। तो जो हीनयान शाखा संबंधित नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो देखिए, वैभाषिक जो है ये हीनयान शाखा संबंधित है, सौत्रांतिक जो है यह भी हीनयान शाखा संबंधित है। तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो संबंधित नहीं है वो पूछा है। तो शून्यवाद और विज्ञानवाद ये दोनों संबंधित नहीं है उपलब्ध विकल्प में से। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सही आंसर 3 और 4 हो गया, यानी कि विकल्प नंबर डी। अच्छा, कुछ थोड़ा शेष बातों की बात करते हैं। तो जैसे शून्यवाद और विज्ञानवाद ये तो है ही हीनयान शाखा संबंधित, यानी कि महायान शाखा संबंधित है। माध्यमिक और योगाचार, तो शून्यवाद, माध्यमिक, विज्ञानवाद और योगाचार ये चारों जो हैं शाखा ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा संबंधित है। ठीक है, एक दो बात और, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? कभी कभी पूछता है, तो नागार्जुन शून्यवाद के प्रवर्तक हैं। शून्यवाद महायान बौद्ध धर्म के महायान शाखा संबंधित है। ठीक है, विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन है? तो मैत्रेयीनाथ विज्ञानवाद के प्रवर्तक हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन पीछे व्याख्या में था, मैंने यहाँ लिख दिया है। नेक्स्ट, अशोक के कथन के रूप में है, अशोक के अधिकतर अभिलेख प्राचीन राजमार्गों के किनारे मिले हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा कथन, इन अभिलेखों से अशोक के गृह नीति, वैदेशिक संबंध, धम्म नीति तथा राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। तो ये दोनों कथन सही होने के कारण विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों को 3 महासमुद्रों का अधिपति कहा जाता है? मतलब कहा जाता था। तो सातवाहन वंश को 3 महासमुद्रों का अधिपति कहा जाता था। अब सातवाहन वंश के बारे में एक दो फैक्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे सातवाहन वंश की राजभाषा क्या थी? प्राकृत थी। राजा की पहचान मातृ नाम से होती थी, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, मतलब माता के नाम से। 3 महासमुद्रों का अधिपति इन्हें कहा गया था। ये तो क्वेश्चन में ही था। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्राचीन शब्दावली से सही सुमेलित करना है। तो अच्छा, सही वाला पूछ रहा है ना, सही सुमेलित जो नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहले सही सही देख लेते हैं। मैं कहते थे अन्न के रूप में प्राप्त कर को, हिरण्य कहते थे धन के रूप में प्राप्त कर को, पुण्यवर्यम कहते थे स्वर्ण समिति को। जबकि आयंगर जो होता था ये विदेशियों की देखरेख करने वाला नहीं, जबकि तो क्या होता था? ग्रामों में नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी थे जो गांव के आय व्यय का निरीक्षण करते थे। कौन? आयंगार। ठीक है, तो ध्यान रखना, विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। मैं अन्न के रूप में प्राप्त कर जो होता था उसे कहते थे, हिरण्य धन के रूप में प्राप्त जो कर होता था उसे कहते थे, पुण्यवर्यम स्वर्ण समिति को कहा जाता था, यानी सोने की समिति को, और आयगार जो होता था वो ग्रामों में नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी थे जो गांव के आय व्यय का निरीक्षण करते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रचनाओं और उनके लेखक के संबंध में सही सुमेलित जो नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो जो सही सही देख लेते हैं। किरान उस सादेन रचना जो है अमीर खुसरो ने लिखी है, सही है। फुतुहात फिरोजा शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है, यह भी सही है। मुंतखब उल तवारिख ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी है, यह भी सही है। तबकात अकबरी इसके लेखक निजामुद्दीन अहमद हैं।
अब्दुल फजल नहीं, अब्दुल फजल की पहचान तो अकबरनामा लिखने के कारण है। नेक्स्ट देखते हैं, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर था। निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने प्रशासनिक सुधार के लिए साहिब दीवान की नियुक्ति की थी? तो साहिब दीवान की नियुक्ति गयासुद्दीन बलबन ने की थी। और जब बलबन के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ और फैक्ट हमें याद आना चाहिए, जैसे कि चालीसा दल की समाप्ति इन्होंने की थी, नवरोज त्यौहार को मनाने की प्रथा प्रारंभ की, सिजदा और पैबोस जैसे प्रथाओं को लागू किया था अपने दरबार में। उसके बाद अच्छा, ये जो होते थे साहिब दीवान, ये क्या होते थे? इसकी नियुक्ति प्रत्येक इक्ता के लिए किया जाता था और प्रशासनिक सुधार के लिए अन्य नियुक्तियां भी होती थी, जैसे सिख, बरीद, खलीफा, लेकिन साहिब दीवान की भी नियुक्ति होती थी जो प्रत्येक इक्ता में एक साहिब दीवान होता था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बाबर की ही काल में उसकी आत्मकथा तुजुक बाबरी की फारसी में अनुवाद किया था? तो बाबर के काल में उसकी आत्मकथा तुजुक बाबरी की फारसी में अनुवाद शेख जेतुद्दीन ख्वाजा ने किया था। विकल्प ए में इसका सही आंसर है। ठीक है, कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि फारसी में अन्य काल में भी अनुवाद हुए हैं। उसके जीवन में तो अगर पूछे तो शेख जेतुद्दीन ख्वाजा का ही नाम लेना है और फारसी भाषा में अनुवाद किया था। लेकिन हुमायूं के काल में भी बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी का अनुवाद हुआ है। किसने किया था? जौना खां, पायंदा हसन, ये दोनों ने किया था। अकबर के काल में भी तुजुक बाबरी का फारसी में अनुवाद हुआ है, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। शाहजहां के काल में भी तुजुक बाबरी का फारसी में अनुवाद हुआ है, किसने किया था? अबू तालिब तुर्वती ने किया था। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश में अगर पूछे कि तुजुक बाबरी का अनुवाद किसने किया, तो लीडेन ने किया है, एल्किंग ने किया है, एन.ए.टी. बेवरिज ने किया है। फिर से बोलूँ क्या? इंग्लिश में तुजुक बाबरी का अनुवाद लीडेन ने किया, एल्किंग ने किया, एन.ए.टी. बेवरिज ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल अधिकारी को कैप्टन हॉकिंस ने लेफ्टिनेंट जनरल कहा? तो मीर बख्शी को ये कैप्टन हॉकिंस जो था वो क्या कहा था? लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, इसे अफसर एक खजाना भी कहा जाता था, जबकि जो कोतवाल होते थे उन्हें नगर पुलिस का प्रधान कहते थे। मीरवार जो होता था वो वन अधीक्षक होता था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रमुख जनजाति विद्रोह और उनके नेताओं के गलत युग की पहचान करनी है, तो सही सही देख लेते हैं पहले। तो कोल विद्रोह, बुद्धो भगत, गंगा नारायण, ये दोनों इसके मतलब नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट देखते हैं, संथाल विद्रोह में सिद्धू और कान्हू थे। रंपा विद्रोह में अल्लूरी सीताराम राजू थे, ये सही है नेतृत्व में। जबकि कोका विद्रोह के सामने जो दिया हुआ है मजनू शाह, तो ये मजनू शाह नहीं थे। तो कौन थे? मजनू शाह तो फ़कीर विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, और जबकि ये कोका विद्रोह जो कि पंजाब में हुआ था, इसके भगत जवाहर मल ये नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से था? तो पुलिस सुधार से था। विकल्प डी इसका सही आंसर है। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं पुलिस रिफॉर्म से संबंधित कमेटी थी ये। फ्रेजर आयोग का गठन 1902 में हुआ था। उस समय लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल था और पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति पर विचार करना यही काम था फ्रेजर आयोग का। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं, सबसे पहले लिखा, भारत से नरबलि की प्रथा को समाप्त करने का श्रेय हार्डिंग प्रथम और अंग्रेज अधिकारी कैंपवेल को जाता है। मेरे ख्याल से सही है, हाँ सही है। दूसरा लिखा हुआ है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई, यह भी सही है। नेक्स्ट है, बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाने से 300 वर्ष पूर्व फ्रांसीसी वाइसराय ने गोवा में इस प्रथा को बंद करवाया था। देखिए, ये कथन अगर ना भी पता हो तो कम से कम ये तो पता होगा कि गोवा में फ्रांसीसियों का कभी अधिकार नहीं, पुर्तगालियों का रहा था। तो इसके कारण ये कथन गलत हो गया। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। अच्छा, वैसे ये कथन सही है, बस यहाँ फ्रांसीसी के जगह पुर्तगाली होते। पुर्तगाली के अल्बुकर जो था उसने ही सती प्रथा पर रोक लगाया था। ठीक है, 300 वर्ष पूर्व ही, 1510 में इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, वेद मंदिर प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तकों का प्रकाशन किसने किया? तो ये दोनों पुस्तक, वेद मंदिर हो या प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस हो, ये दोनों का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, अच्छा, कुछ और भी जुड़ी हुई बातें, जैसे ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे राजा राम मोहन राय। प्रकाशक के बारे में बात करें तो मिरातुल अखबार, वेद मंदिर, संवाद कौमुदी, तुहफात उल मोहम्मदीन, ये सब सारे मतलब चीज़ों का प्रकाशन किया इन्होंने। नेक्स्ट, विदेश में स्थित क्रांतिकारी संगठनों के संस्थापकों से गलत युग्म की पहचान करनी है। तो पहले सही सही युग्म देखते हैं। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का संबंध राजा महेंद्र प्रताप से संबंधित है।
और राजा महेंद्र प्रताप के नाम से ही एक विश्वविद्यालय खोला गया है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान में खोला गया है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। लिखा हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, तो ये रास बिहारी बोस इससे संबंधित हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एक और है, ये द्वारका नाथ दास से संबंधित है। और इंडिया होम रूल सोसाइटी दादा भाई नौरोजी ये संबंधित हैं। तो ये गलत है, दादा भाई नौरोजी संबंधित नहीं थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा संबंधित थे। 1905 में इंग्लैंड में इसकी स्थापना हुई थी, इंडिया होम रूल सोसाइटी। ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से न कई संस्था मिलते हैं इतिहास में पढ़ने से, तो ये थोड़ा काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहता है, तो थोड़ा ध्यान से ऐसे क्वेश्चनों को हैंडल करना होगा। नेक्स्ट, शायद 4 संस्था मिलता है, तो खैर अभी आगे देखते हैं। नीचे लिखे दिए गए विकल्पों में समाचार पत्रों हिंदी प्रदीप, केसरी, कॉमनवेल्थ, सुधारक, इंडिपेंडेंस के संपादकों के नामों का सही क्रम का संयोजन करना। देखिए सब अगर ना भी पता हो तो कम से कम कॉमनवेल्थ के बारे में तो पता ही है। तीसरा नंबर पे आ रहा है। कॉमनवेल्थ किसने लिखा था? एनी बेसेंट ने लिखा था। अब देख लीजिए तीसरा में जहाँ जहाँ एनी बेसेंट लिखा हुआ नहीं है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ तीसरा महात्मा गांधी लिख दिया, ये एलिमिनेट हो गया, ये तो गलत हो गया। फिर यहाँ पर देखिए तीसरा में है, नहीं दूसरा में है, यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट और फिरोज मेहता ने, तीसरा में है, तो इसको भी रोकते हैं। उसके बाद अरे कुल मिला के देखिए यहाँ पर आंसर नंबर सी है, ठीक है, मैं बोल देता हूँ। ये सबसे पहला क्या था? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप के लेखक कौन हैं? ये मतलब समाचार पत्र के प्रकाशक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट थे। दूसरा कौन सा है? केसरी। केसरी इसके संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। और एक और कौन बच गया? इंडिपेंडेंस, इसके संपादक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के पिताजी। अब नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वाधिक सफल कार्यक्रम क्या था? तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। सर्वाधिक सफल पूछा है तो यही था, विकल्प सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है, तो लगाते हैं। तो देखिए मैं सही पढ़ता हूँ। गांधी इरविन समझौता 5 जनवरी 1931 को हुआ था ना। उसके बाद पूना समझौता हुआ गांधी इरविन के बाद, ये 26 सितंबर 1932 को हुआ था, ठीक है। तो 31 का 32 आ गया। उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, तो 17 नवंबर 1932 को होता है, यानी तीसरा गोलमेज सम्मेलन से पहले पूना समझौता हुआ था, तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह तो दूर दूर है, तो ऐसे भी पता चल जाएगा, अक्टूबर 1940 को हुआ था। कुल मिलाकर विकल्प ए नंबर जो है ये इसका सही तरीके से कालानुक्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई? तो सबसे पहले लिखा हुआ है विंस्टन। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, जो नंबर देना भूल गया है। अच्छा, विंस्टन चर्चिल पूरा नाम था, उसका लिखा हुआ मैकडोनाल्ड। तो मैकडोनाल्ड ही तो थे जिस समय ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उसमें ये कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया था, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और जुड़ी हुई है यहाँ पे, मैं देखता हूँ। देखिए लिखा हुआ सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश गवर्नमेंट की घोषणा किया था। क्या घोषणा किया था? कि भारतीय सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने में असफल रहे हैं, अतः अब सरकार ही कानून बनाकर इसका समाधान निकालेगी, जिसके तहत 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी थी। इसके व्याख्या में ये लिखा हुआ था। नेक्स्ट, 1857 विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। लॉर्ड कैनिंग क्या था? उस समय गवर्नर जनरल था, यही बाद में प्रथम वाइसराय बन जाता है भारत का। और अगर प्रधानमंत्री पूछे 1857 के समय कौन था, तो पामस्टर्न था। फिर से मैं बोल देता हूँ, 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज एनिसन सेनापति था, पामस्टर्न ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था, जो बाद में भारत का पहला वाइसराय बनता है, ठीक है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। देखिए इसके पीछे जितनी भी व्याख्या की महत्वपूर्ण बातें हैं, मतलब जितनी व्याख्या की पॉइंटिंग बातें हैं, महत्वपूर्ण का मतलब कि जितना भी पॉइंट में बन सकता है, सब मैंने ऊपर में लिख दिया है हर क्वेश्चन के सामने। नेक्स्ट है, 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी भारत की प्रथम अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो जो अंतरिम सरकार बनी थी ना, तो पहले सही से पहचान कर लेते हैं। अरुणा आसफ अली को रेल विभाग मिला था, ठीक है। ये अंतरिम सरकार की बात हो रही है, ध्यान रखना है। जगजीवन राम, इनको श्रम विभाग मिला था। फिर इनकी ही, अब याद नहीं आ रहा है, इनकी संबंधी थी मीरा कुमार, इनको भारत का पहला महिला स्पीकर होने का गौरव प्राप्त है। अब इनकी बेटी थी कि पोती थी, वही याद कन्फ्यूजन हो रहा है बार बार। यूपीपीसीएस में एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बलदेव सिंह, तो ये रक्षा विभाग था, और राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग दिया गया था, ना कि उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। उद्योग एवं आपूर्ति विभाग तो जॉन मथाई को दिया गया था, ठीक है।
जबकि CH भाभा जो थे इनको कार्य खान और बंदरगाह विभाग दिया गया था। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। अंतरिम सरकार में जो अरुणा असफ अली थी रेल विभाग मिला था इनको, जगजीवन राम को श्रम विभाग, बलदेव सिंह को रक्षा विभाग और राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग, जबकि उद्योग एवं आपूर्ति विभाग जॉन मथाई को मिला था। CH भाभा को कार्य खान और बंदरगाह मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब करते हैं विचार। लिखा हुआ अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, तो ये मेरे ख्याल से सही है। आगे क्या है, अनुच्छेद 359 आपातकाल की घोषणा होने पर स्वतः ही मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है, तो स्वतः ही नहीं कर देता है। अनुच्छेद 359 जो है ये प्रेसिडेंट को शक्ति देता है कि वह फंडामेंटल राइट को निलंबित कर सकता है जिसको भी चाहे, ठीक है, सिर्फ 19-20 को छोड़ करके। ऐसा क्यों? क्योंकि 19-20 के बारे में, सॉरी 19-20 बोल रहा हूँ, ये मतलब 19 के बारे में विशेष तौर पे, शायद 19-20 ही याद आ रहा है मुझे। तो वो अच्छा, एक बात और है, 352 के तहत आपातकाल की घोषणा पर स्वतः 19 फंडामेंटल राइट जो है, मतलब 19 जो मूल अधिकार है वो क्या है, निलंबन हो जाता है स्वतः ही। तो 358 के बारे में स्वतः शब्द यूज होगा, ध्यान रखना है। जैसे ही 352 के तहत आपातकाल देश में लागू होगा तो 358 के तहत फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 19 ये लागू हो जाता है स्वतः। जबकि 359 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर राष्ट्रपति को यह शक्ति मिल जाती है कि कौन से मूल अधिकार को वो निलंबित करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते, तो केवल एक जो है वही सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के लिए निर्धारित दायित्वों का संदर्भ निम्नलिखित पर विचार करें। तो संदर्भ में विचार करना है राष्ट्रपति के दायित्वों के संदर्भ में। तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखवाता है, एकदम सही है। दूसरा लिखा हुआ है, अनुदान की मांग हेतु सिफारिश करता है, यह भी सही है। अच्छा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय करता है, जी नहीं। तो स्पीकर क्या करेगा भारत का, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है धन विधेयक है कि नहीं इसका निर्णय। नेक्स्ट देखते हैं, लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। तो लोक निधि का अभिभावक यानी पब्लिक फंड का अभिभावक किसको कहा जाता है, आपको तो पता चल ही गया होगा, 148 यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसकी चर्चा संविधान के 148 में कही गई है। अभी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो 14वें कैग हैं भारत के, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनको एक गौरव और प्राप्त है, कोई एक केंद्र शासित प्रदेश है उसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि गिरीश चंद्र मुर्मू कौन से केंद्र शासित प्रदेश के पहले उप गवर्नर रहे हैं, ठीक है। इंतजार करूंगा आपके आंसर का। अच्छा, 6 वर्ष या 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। और सबसे पहला पूछे, क्योंकि अभी देखिए यूपीपीसीएस में एक सबसे पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम शायद पूछ दिया था, तो सबसे पहला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पूछे तो वी नरहरि राव, ये सबसे पहले हैं, ठीक है। और ये गिरीश चंद्र मुर्मू 14 में है। नेक्स्ट देखते हैं, संघ सूची के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। सबसे पहले लिखा हुआ है यह 7वीं अनुसूची के प्रथम सूची में है, तो ये बिल्कुल सही है। लिखा हुआ इसके मूल में 99 विषय शामिल थे, जी नहीं 97 विषय शामिल थे, तो ये तो गलत हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, संसद को इस सूची पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार है, तो हाँ बिल्कुल है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि यह एक संवैधानिक संस्था है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका आर्टिकल 280 संविधान का आर्टिकल 280 में इसकी चर्चा है, तो संवैधानिक हो गया। संसद द्वारा इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है, क्या गलत है इसमें, वित्त आयोग का गठन संसद के द्वारा नहीं प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है, यही इसमें गलती था। नेक्स्ट लिखा हुआ यह संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगम के वितरण संबंधी सिफारिश देता है, तो कुल मिलाकर के 1 और 3 सही हो गया, क्योंकि ये बात भी सही है, संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगम के वितरण के संबंधी सिफारिश देता है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वित्त आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस संशोधन के तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 की गई। पहले क्या था, 525 था, उसके बाद क्या हो गया 545। तो आपको यही बताने हैं कि कौन सा संविधान संशोधन था वो, तो 31वां संविधान संशोधन था। फिर से बोलता हूँ अंग्रेजी में, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये तय कर दिया गया कि अब लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 नहीं 545 होगी। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की सदस्यों की लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 से घटा करके 20 कर दी गई, तो कौन सा संविधान संशोधन था, वो यही था 31 नंबर, मतलब ये इसका भी आंसर यही था। कुल मिला के बात ये याद रखना है कि पहले था 525 लोकसभा सदस्यों की संख्या राज्यों के स्तर पर,
अब 545 हो गया, लेकिन यूटी के स्तर पर था 25 जो घटा करके 20 कर दिया गया, ठीक है। तो 1973 में 31वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी के तहत ये दोनों काम किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 53वां यानी 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1986 के तहत इसको 23वां ये पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था, 23वें राज्य के रूप में, भारत का 23वें राज्य के रूप में, ठीक है, 1986 में। और 371(6) आपको याद आ रहा होगा, 371(6) जोड़ करके इसे विशेष राज्य का दर्जा भी दे दिया गया था। तो अच्छा, अभी संविधान संशोधन के बारे में जब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो अभी हमने बात किया था 31वें संविधान संशोधन कब आया था, 1973। क्या हुआ था इस संविधान संशोधन में? 2 बातें हुई थी। पहला बात क्या हुआ था, जो केंद्र शासित प्रदेशों की एमपी की सीट थी, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा की सीटें जो थी 25 से घटा करके 20 कर दी गई। दूसरा काम क्या हुआ, जो राज्यों की 525 सीटें थी उसको बढ़ा करके 545 कर दी गई, ठीक है। तो 31वें संविधान संशोधन के तहत यूटी जो है उसके लोकसभा सदस्यों की संख्या घटा दी गई और राज्यों के जो लोकसभा सदस्यों की संख्या थी उसे बढ़ा दी गई। तो इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो सत्य है उसे देखते हैं। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, तो बिल्कुल सही है। निर्वाचन आयोग के बारे में कैसे पता चला? अरे 324 संविधान में नहीं है क्या? इसी से तो पता चल जाता है कि हाँ संवैधानिक निकाय है ये और अस्थायी संवैधानिक निकाय है। दूसरा लिखा हुआ इसकी स्थापना 1952 में की गई। जी नहीं, 1952 में की गई तो पहला चुनाव कौन कराया? 25 जनवरी 1950 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। किसकी? भारत के निर्वाचन आयोग की। और 25 जनवरी को हुई थी, इसीलिए तो 2011 से लगातार राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में निर्वाचन आयोग मना रहा है। तो ये गलत हो गया था, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर है। फिर भी सी और डी देख लेते हैं। यह संसद तथा राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन हेतु चुनाव कराता है, तो बिल्कुल सही है। वर्तमान में यह 3 सदस्यीय निकाय है, तो हाँ वर्तमान में 3 सदस्यीय निकाय है। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ? पूछ ही लेता हूँ। बताइए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या है? उस नाम के आगे लास्ट में चंद्रा लगा हुआ है, तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो राज्य सूची में शामिल नहीं है कौन सा? जो शामिल है देख लेते हैं। जो भू राजस्व राज्य सूची में शामिल है, खनिज अधिकारों पर कर, तो ये भी राज्य सूची में शामिल है। अच्छा जी, खनिज अधिकारों पर कर भी राज्य सूची में शामिल है लिख रहा है। फिर लिखा हुआ है कि ये शराब पर उत्पाद कर, तो ये भी राज्य सूची में शामिल है। अच्छा, इसलिए तो जीएसटी में शायद शामिल हुआ। हाँ ये बात सही है। फिर निगम कर जो है, ये निगम कर संघ सूची का विषय है, तो इसलिए संघ सरकार द्वारा आरोपित किया जाता है और कलेक्ट भी किया जाता है निगम कर, तो याद रखना है। फिर से बोल देता हूँ, निगम कर संघ सूची में शामिल है, जबकि शराब पर उत्पाद कर, उसके बाद खनिज अधिकारों पर कर और भू राजस्व कर, ये तीनों राज्य सूची के विषय हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन हैं? लिखा हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना नेहरू रिपोर्ट पर आधारित है। जी नहीं, नेहरू ने जो प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव, उस पर आधारित है ये, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट पर नहीं। नेहरू रिपोर्ट तो मोतीलाल नेहरू 1927 में, शायद ये 1928 में पेश किए थे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेहरू रिपोर्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। जी नहीं, मोतीलाल नेहरू ने, इनके पिताजी थे। तो दूसरा कथन भी गलत हो गया और पहला कथन भी गलत हो गया, तो दोनों में से कोई सही नहीं है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। 33 देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ निम्न में से किस आधार पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा नहीं की जा सकती है? तो फिर से देखिए, आपातकाल से क्वेश्चन है। तो देखिए, युद्ध के लिहाज से किया जा सकता है, वाह्य आक्रमण के लिहाज से किया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह के लिहाज से किया जा सकता है, लेकिन आर्थिक संकट के आधार पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो आंसर तो मिल गया विकल्प डी। कुछ अन्य बात कर लेते हैं। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन आया था ना हमारे पास, उसमें लिखा था आर्टिकल 352 के बारे में बात किया गया था। क्या था कि जो आर्टिकल 352 के तहत अगर राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा होती है तो स्वतः शब्द अंडरलाइन वाली है, स्वतः फंडामेंटल राइट जो 19 है वो स्वतः निलंबित हो जाती है, ठीक है। किसके तहत? 358 के तहत। जबकि 359 के तहत प्रेसिडेंट को ये शक्ति मिल जाती है कि वो और भी कौन से मौलिक अधिकारों का मतलब प्रतिबंधित कर सकता है। तो ये बातें थी। अच्छा, एक आर्टिकल 360 है, उसमें क्या कहा गया है? आर्थिक आपातकाल के बारे में। अच्छा, आपको तो ये बात याद ही होगा कि 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। एक राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 के तहत होता है, 356 जो राज्यों में
संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण लगाया जाता है। और तीसरा है ये 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में बात। अच्छा, भारत में वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी लगा है कि नहीं लगा है? नहीं लगा है, ठीक है, तो एक बार भी नहीं लगा है भारत में। नेक्स्ट देखते हैं, 360 के बारे में ये बात मैं कर रहा था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उसे देख लेते हैं। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में इसके बारे में बात की गई है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में इसके बारे में बात कहा गया है। संविधान संशोधन 368 के बारे में बात कहा गया है। जबकि राज्यसभा की संरचना के बारे में आर्टिकल 80 में कहा गया है, ना कि 79 में। तो फिर 79 क्या चीज़ से संबंधित है? संसद के गठन की बात करता है 79, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो बार बार मैं प्रथम वाला पूछ रहा हूँ क्योंकि यूपीपीसी ने पूछ दिया, तो दिमाग लग रहा है कि महान्यायवादी का प्रथम कौन है, कैग का प्रथम कौन है, फिर उसके बाद ये जो भी, अच्छा, इलेक्शन कमीशन का प्रथम कौन है। तो ये सब सारे एकदम दिमाग में क्या जवान पे होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, यह मिस्ट्रल पवन के समान है। अच्छा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। यह मिस्ट्रल पवन के समान है और यह एड्रियाटिक तट पर अनुभव की जाने वाली ठंडी उत्तर पूर्वी हवा है। यह प्रचंड है और महाद्वीपीय यूरोप और भूमध्य सागरीय के बीच दबाव के अंतर के कारण उत्पन्न होती है। यह आम तौर पर सर्दियों में प्रवाहित होती है, जब महाद्वीपीय यूरोप पर वायुमंडलीय दबाव भूमध्य सागर की तुलना में अधिक होता है। कुछ समझ में आया कि इसके बारे में ये सब सारे कहा जा रहा था? ये सब सारा एक पवन है जिसका नाम है बोरा, विकल्प बी में इसी के बारे में कहा जा रहा था। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एशियाई विकास बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं। लिखा हुआ है भारत इसका संस्थापक सदस्य था। तो सही पहचानना है, सही नहीं पहचानना है। तो बिल्कुल संस्थापक सदस्य था। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? एशियाई विकास बैंक की। दूसरा लिखा हुआ है कि भारत बैंक की वित्तीय पूंजी में सबसे बड़ा हिस्सेदार है। जी नहीं, जापान जो है ये वित्तीय पूंजी में सबसे बड़ा हिस्सेदार है। तो दूसरा गलत हो गया, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भीमबेटका पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कथन की पहचान करनी है। तो पहला बात क्या है? इन पेंटिंग्स को पूरा पाषाण युग से लेकर मध्ययुगीन युग तक चिन्हित किया गया था। सही है ये। दूसरा लिखा, चित्रों में लोगों के दैनिक जीवन के तरीके को दर्शाया गया है। तो यह भी सही है, दोनों सही, विकल्प नंबर सी सही। नेक्स्ट देखते हैं, आर्कटिक परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? यह एक अंतर सरकारी फोरम है। बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य आर्कटिक की पर्यावरणीय स्थितियों की रक्षा करना है। यह भी सही है। भारत और चीन दोनों को आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक की दर्जा प्राप्त है। तो यह भी सही है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई आर्कटिक परिषद की? 1996 में, 1996 में, ठीक है। तो सही था तीनों, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर है। 1 2 3, ठीक है। एक बात और मैं बता देता हूँ आपको, 13 गैर आर्कटिक सदस्य हैं जिसको पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है वहाँ, मतलब सदस्य के रूप में इनको सदस्यता प्राप्त है एक तरीके से। मैं फिर से बोलता हूँ, मैं बोल नहीं पाया अच्छे से। आर्कटिक परिषद जो है इसमें 13 ऐसे देश हैं जिनको सदस्यता तो मिली हुई है लेकिन वो आर्कटिक देश नहीं है। अब स्पष्ट बोल दिया हूँ। देखिए, नेक्स्ट है, लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, यह देश की बुजुर्ग आबादी से संबंधित सबूत आधारित डेटा प्रदान करता है। तो ये बात सही है कि लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया जो है ये देश की बुजुर्ग आबादी से संबंधित सबूत के मतलब सबूत जैसा ये डेटा प्रदान कर रहा है। दूसरा क्या लिखा हुआ है? दूसरा लिखा हुआ है कि यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। जी नहीं, इसकी लॉन्चिंग हुई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अच्छा, मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के? बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। और अगर अच्छे से बताओ तो बताने की ज़रूरत नहीं है, एकदम जवान पे हो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का चंद्रमा है? तो टाइटन शनि का चंद्रमा है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्री गर्म लहर मरीन हीट वेव जिसको बोलते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन लिखा हुआ, इन्हें लंबे समय अवधि के लिए होने वाले महासागरों के ताप के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है? दूसरा लिखा हुआ है कि ये गर्मी के मौसम या गर्मियों के अंत के मौसम में होते हैं। तो गर्मियों के मौसम में तो होते ही होते हैं हीट वेव, सर्दियों में भी होते हैं। तो इसलिए सर्दियों में शब्द नहीं दिया था, तो इसलिए दूसरा गलत हो गया। सही की पहचान करनी है, विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहले है मार्शल आर्ट, फिर है राज्य। तो सिलंबम जो है ये मार्शल आर्ट का नाम है सिलंबम। तो ये तमिलनाडु का है, नागालैंड का नहीं, इसलिए ये तो गलत हो गया।
थांगटा जो है तो ये मणिपुर का है, सही है। कलारी पयत्तू ये केरल का मार्शल आर्ट है, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 सही हो गया, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। ये वाला याद रखिएगा, सिलम्बम, तो ये तमिलनाडु का है मार्शल आर्ट। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ रिजर्व है? तो इसमें जो बाघ रिजर्व है नामेरी नेशनल पार्क, ये 2000 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। असम में है नामेरी नेशनल पार्क। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, तो ये 37वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है। तो अच्छा, ये है कहाँ नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान? शायद तमिलनाडु में, क्या तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है सुंदरवन नेशनल पार्क, तो ये तो वेस्ट बंगाल में है, ये भी बाघ रिजर्व है। अच्छा, और कुछ है क्या? तीनों है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, बाघ के बारे में जब बात कर रहे हैं ना, तो कुछ फैक्ट मुझे याद आ रहा है, मैं चाहता हूँ चर्चा करूँ आपसे। बाघों की संख्या कितनी है भारत में? 2967। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 173। बाघों के से संबंधित एक घोषणा पत्र है, आपको याद आ रहा है, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र। अच्छा, बाघ दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। और क्या याद करना चाहिए? हाँ, सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है 526, और 526 में से 2 कम कर दीजिए, यानी 524, ये कर्नाटका में है। और क्या याद करना चाहिए बाघों के बारे में? बस इतना फिलहाल याद आ रहा है। अब याद करने लगूंगा तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नील नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला विचार करते हैं, यह अफ्रीका की सबसे लंबी नदी और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये बात दूसरी वाला जो है ना, ये नहीं जच रहा है, ये पहली सबसे लंबी, मतलब सबसे ज़्यादा दुनिया की सबसे लंबी नदी है ये एक तरीके से। तो पहला कथन तो गलत हो गया। अच्छा, दूसरा फिर क्या लिखा हुआ? यह दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और भूमध्य सागर में गिरती है। भूमध्य सागर में गिरती है, लेकिन दक्षिण पूर्व नहीं, उत्तर पूर्व में बहती है। जब आप मैप पे देखेंगे नील नदी को तब। इसके बेसिन में इथोपिया, सूडान, केन्या शामिल है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इथोपिया, सूडान, केन्या शामिल है, तो केवल 3 सही था। बाकी दूसरा नंबर जो था ना, आधा आधा सही, आधा आधा गलती है, तो 1-2 तो गलत ही हो गया। अच्छा, अफ्रीका के नदियों का पिता कहा जाता है किसको? नील नदी को, अफ्रीका के नदियों का पिता। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म महासागर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, वो कौन सी गर्म धारा है? तो फिलहाल इसमें तो कुछ नहीं पता चल रहा है। अच्छा, इधर देखते हैं, तो 1 और 3 है, तो अगुल्हास धारा और ये 1 नंबर ब्राज़ील धारा, ये दोनों ऐसी धारा है। ब्राज़ील धारा, अगुल्हास धारा, ये पहले तो गर्म महासागर धारा है, ये तो एक फैक्ट हो गया, और उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, दूसरा फैक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, किरोसियो धारा कहाँ पर मिलेगा आपको? जब आप जापान का मैप देखेंगे ना, तो वहाँ पर आपको किरोसियो धारा मिलेगा, ठीक है। तो ये भी गर्म ही जलधारा है, ऐसा नहीं कि गर्म जलधारा नहीं है। जब आप जापान का मैप देखेंगे, जो 4 द्वीप से बना हुआ है इस तरीके से, ऐसे यहाँ पर, तो ये इधर से ऐसे जो जा रहा है, इधर से ऐसे, इसी को बोलते हैं किरोसियो, और ऊपर से जो आ रहा है ये ठंडा वाला जलधारा है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट फिर से देखिए, यही है किरोसियो, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। वैसे जापान के इस द्वीप से बड़े मन में पॉइंट याद आ रहे थे, लेकिन कभी देखते हैं। ये तो हो गया ना, हाँ। हाल ही में शिवालिक हाथी रिजर्व का निरूपण हुआ, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है शिवालिक हाथी रिजर्व, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में चल रहा है, आपको सिर्फ बताने हैं कि कौन से ईस्वी में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व में अपनी बेहतर गुणवत्ता के लिए जाना जाने वाला नीलांबूर साग निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है, विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, ये साग जो है, नीलांबूर साग, जो इसी को सागौन कहते हैं, मालाबार सागौन भी कहते हैं, तो तीनों नाम इन्हीं के हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, भारत की डबल फिश हुक रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला कथन है, इसका लक्ष्य 2022 तक मछुआरों की आय को दुगना करने के लिए मछली उत्पादन बढ़ाना है, तो ये बात सही है। दूसरा क्या लिखा हुआ है कि यह नीति आयोग की एक प्रमुख योजना है, जी नहीं, ये भारतीय नौसेना की एक प्रमुख योजना है, तो ये गलत हो गया। दरअसल बात यह है ना कि हिंद महासागर में चीनी उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए ये काम किया गया है, मतलब कि डबल फेस हुक रणनीति अपनाया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। तो अच्छा, इसका ये गलत हो गया था, पहला नंबर गलत था, मैंने सही बोल दिया था क्या? मैं फिर से बोल देता हूँ, ये जो बातें मछुआरा के बारे में लिखा हुआ है ना, आय को दुगना करना, तो ये गलत बात है, पता है। ये मैं फिर से सुधार के रूप में बोलता हूँ, पता नहीं कहाँ ध्यान था। डबल फिश हुक रणनीति चल रहा है भारत में, ये भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया है। क्यों चलाया गया है? चलाने का उद्देश्य यही है डबल फिश हुक रणनीति का, क्योंकि हिंद महासागर में चीनी उपस्थिति बढ़ रही है, अब उसकी मुकाबला तो करना ही है, तो इसीलिए चलाया गया। तो दोनों में से कोई बात सही नहीं था, तो इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वानुआतू देश जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया स्थित है,
तो वानुहातु जो है देश ये दक्षिण प्रशांत महासागर का है, ठीक है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि देखिए, अगर मार्च तक मेरा 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ ना तो चैनल जाएगा बंद हो। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू। नोटिफिकेशन से दिक्कत होता है, ऑन मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। देखिए, तो 50 नंबर जो क्वेश्चन है, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? आपको भी पता है, डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। लेकिन कुछ कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। खोज की किसने किया था? खोज की थी 1913 में O2 मतलब O3 परत की, ओजोन परत की। O3 परत की खोज हुई थी 1913 में, यानी कि ओजोन परत की। किसने किया था? फ्रेंच वैज्ञानिक थे हेनरी विल्सन, इन्होंने किया था, ठीक है। और इसके गुणों के स्टडी हालांकि जीएमबी ने किया, जीएमबी ने डॉप्सन ने किया था। जीएमबी डॉप्सन नाम था, तो चूंकि गुणों का खोज किया था इन्होंने और इन्हीं के नाम पर, डॉप्सन इकाई के नाम पर क्या इनकी मोटाई मापी जाती है, किसकी? ओजोन परत की। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है इसको विकसित किया था ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है। वीडियो ज़्यादा लंबा लगता है, हो गया नहीं हुआ है, थोड़ा सा लंबा, 6 मिनट लंबा हो गया, मैंने आधा घंटा में सोचा था। आप वीडियो को बढ़ा करके देख लीजिएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आप सुझाव दे सकते हैं मुझे, कुछ और बदलाव करने हैं तो।